प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत क्या था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करनी चाहिए, उसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अक्सर शॉर्ट नोट्स के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है। सो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो का और इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों बात करते हैं प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत के बारे में, उसके अंदर क्या बात की गई है। दोस्तों प्लेटो के समय में क्या हुआ करता था कि अयोग्य और जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं वो लोग राज्य पर शासन करते थे। अब ये सब चीज़ें देख के आप भी समझ सकते हैं कि एक अयोग्य और एक स्वार्थी इंसान अगर शासन करता है तो राज्य की क्या हालत होती है। सो इन सभी चीज़ों को देखकर समझकर प्लेटो को ये विश्वास ज़रूर हो गया था कि संसार में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक जो योग्य और निस्वार्थ किस्म का इंसान होगा वो शासन नहीं करेगा। वो मानते थे कि उनके नगर राज्यों का जो कष्ट है, जो भी मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो तब तक सॉल्व नहीं होंगी जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे। दोस्तों प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य यानी एक राज्य आदर्श राज्य तब माना जा सकता है और तब बन सकता है जब उस पर शासन करने वाला इंसान योग्य हो, कुशल हो और निस्वार्थ भाव वाला हो। इसका मतलब यही है कि जब ऐसे भाव वाले और ऐसे गुणों वाले व्यक्ति राज्य पर शासन करते हैं तभी वो एक आदर्श राज्य बन सकता है। दोस्तों जो प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत है वो उसकी दो मान्यताओं का तार्किक परिणाम है। सबसे पहली है आत्मा के त्रिभाग की धारणा, दूसरी है सद्गुण ही ज्ञान है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले की बात करते हैं आत्मा के त्रिभाग की धारणा। दोस्तों प्लेटो के अनुसार आत्मा तथा मानव व्यक्तित्व में तीन तत्व होते हैं। पहला विवेक, साहस और शुदा। विवेक का कार्य होता है शासन करना, साहस का कार्य होता है रक्षा करना और शुदा का कार्य होता है उत्पादन करना। इन्हीं की तरीके से राज्य में तीन वर्ग भी होते हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। जिस तरीके से दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि प्लेटो जैसे बात करते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस और शुदा। ठीक उसी तरीके से राज्य के अंदर भी वो तीन गुण होते हैं और इसी तरीके से वो तीनों वर्गों का विभाजन करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, यानी आपस में बांटते हैं कि ये तीन वर्ग होंगे, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। दोस्तों जिस तरीके से विवेक एक श्रेष्ठ इंसान की पहचान होता है, यानी एक अच्छे इंसान की पहचान होता है जो अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करता है और अपने विवेक का सही से इस्तेमाल करता है, प्लेटो का मानना यह था कि उसी व्यक्ति को शासन करना चाहिए और उसे ही शासक होना चाहिए। प्लेटो अपनी दूसरी मान्यता में ये कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान तर्कसंगत विवेक से हो सकता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो भी संसार का ज्ञान है वो विवेक से ही किसी को मिल सकता है। वो अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तब उसे ज्ञान होगा। और जिस व्यक्ति के पास विवेक है, ज्ञान है सभी चीज़ों का, तो उसी व्यक्ति को शासन करना चाहिए, यानी उसे शासक बनना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की थी, उस समय में क्या होता था कि अयोग्य और जो अकुशल लोग होते थे, स्वार्थी किस्म के लोग होते थे, वो शासन करते थे। इसके साथ ही साथ एथेंस के अंदर किसी भी शासक का चुनाव होना होता था तब वो लोग एक लॉटरी व्यवस्था यानी लॉटरी सिस्टम का यूज़ करते थे किसी शासक को चुनने के लिए, शासन करने के लिए। सो दोस्तों नगर राज्य यानी राज्य को विनाश से बचाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शासन से अज्ञान को दूर करने के लिए, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक शासक के सिद्धांत की बात की और उसका प्रतिपादन किया, यानी उसकी बात की। दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं हम किसी जहाज़ के अंदर हैं और उस जहाज़ की जो सुरक्षा वो किस इंसान पर निर्भर करेगी, जो उसका पायलट होगा, है ना, जो उसका चालक होगा, जो उसको चला रहा होगा। तो ठीक इसी तरीके से एक राज्य को चलाने के लिए दार्शनिक शासक का होना ज़रूरी है, एक परिपक्व दार्शनिक शासक का होना ज़रूरी है जो कि योग्य हो, कुशल हो और उसके अंदर विवेक हो और साथ ही साथ वो निस्वार्थ भाव का हो। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दार्शनिक शासक के अंदर कौन से गुणों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला है विवेक का प्रेमी। दोस्तों प्लेटो का ये मानना था कि जो भी शासक हो वो विवेकशील होना चाहिए, उसमें क्रोध और घृणा ऐसे गुण बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसके अंदर विवेक यानी उसको पता होना चाहिए कि अपनी बुद्धि और अपने विवेक का किस तरीके से इस्तेमाल करके राज्य का संचालन करना है, शासन करना है। दोस्तों इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट है सत्य का अनुगामी। इसमें प्लेटो ये कहते हैं कि दार्शनिक राजा का यानी दार्शनिक शासक का सत्य का अनुगामी होना ज़रूरी है। उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ के विचार नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोस्तों उस व्यक्ति को यानी जो दार्शनिक शासक है उसके अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है कि वो सच बोले, झूठ ना बोले। और इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है न्याय का प्रेमी।
जो आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक है वो न्याय का प्रेमी होगा, ठीक है। वे इस बात पर ध्यान रखेगा कि राज्य के दो वर्ग अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब यही है कि प्लेटो जिस तरीके से न्याय की स्थापना करना चाहते थे अपने राज्य के अंदर, उसके लिए दार्शनिक शासक का न्याय का प्रेमी होना ज़रूरी है। उसको ये काम करना होगा, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो बाकी के दो वर्गों के ऊपर ध्यान रखे कि वो जितने भी काम उनको दिए गए वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट आता है आत्मनियंत्रण। दार्शनिक शासक के अंदर आत्मनियंत्रण का गुण होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर होना ज़रूरी है। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट है निस्वार्थी। राजा का यानी दार्शनिक शासक का निस्वार्थ भाव का होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास अपनी संपत्ति नहीं होती है, ना उसका कोई परिवार होता है, जिससे कि वो स्वार्थी ना बन जाए, इसलिए उसके पास ये नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट है शांत स्वभाव। प्लेटो का यह मानना था कि जो दार्शनिक शासक है उसका स्वभाव बिल्कुल शांत होना चाहिए, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हीन भावनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दार्शनिक शासक के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति होता है, उसके पास विवेक होता है, बुद्धि होता है, वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है और उसे किस तरीके से दार्शनिक शासक बनाया जाता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, जिसके बारे में प्लेटो ने बात की, उसके बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों प्लेटो अपनी जो उसकी शिक्षा पद्धति थी, जो नई शिक्षा पद्धति के बारे में वो बात करते हैं, वो उसके द्वारा दार्शनिक शासक के निर्माण की बात करते हैं। उसके अंदर वो सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि दार्शनिक शासक का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है 20 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि 20 वर्ष तक उसको प्राथमिक शिक्षा लेनी होती है, जिसके अंदर उसे व्यायाम और संगीत के द्वारा उसके मन का विकास किया जाता है। यानी जो भी व्यक्ति होता है उसे 20 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा लेनी होती है और व्यायाम और संगीत जैसी चीज़ों के साथ उसके मन का विकास किया जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पहलू है 20 से 30 वर्ष तक विज्ञानों के द्वारा उसके विवेक को विकसित किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि 20 से 30 वर्ष तक उसके विज्ञानों के द्वारा उसके विवेक को विकसित किया जाता है और आने वाले 15 साल तक अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से परिणत करने के लिए उसे संसार की पाठशाला में विचरण करना पड़ता है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। व्यक्ति को सबसे पहले 20 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा लेना जरूरी है, फिर 20 से 30 वर्ष तक उसे विज्ञान जैसे विषय को पढ़ना है ताकि उससे उसका विवेक विकसित हो, यानी वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, विवेक का इस्तेमाल करना सीखे। उसके बाद दोस्तों उसे 15 वर्ष तक के लिए जो भी उसके पास उसे ज्ञान मिला है 30 वर्ष की उम्र तक, उसे व्यावहारिक रूप से सीखने के लिए, यानी उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए संसार का जो एक जीवन होता है उसके लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वह व्यावहारिक रूप से सीख सके चीज़ों के बारे में। जो भी उसने थ्योरेटिकल सीखा है उस चीज़ को वो प्रैक्टिकली करके देखे, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उन सब चीज़ों को करे। तो कुछ इस तरीके से ये व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों इस शिक्षा पद्धति के अंदर उसके लिए एक व्यवस्था और की गई थी, जिसमें उसे कंचन और कामिनी के मोह से भी वंचित कर दिया जाता है, ताकि वह कभी भी स्वार्थी ना बन जाए। क्योंकि ये गुणों का होना बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति स्वार्थी ना हो, कुशल हो, योग्य हो, विवेक का सही से इस्तेमाल करे और वो बिल्कुल भी स्वार्थी तो ना हो। इसलिए उसे इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है ताकि वह स्वार्थी ना बन जाए। दोस्तों आगे हम बात करेंगे दार्शनिक शासक को कौन से कार्य दिए थे जिनके बारे में प्लेटो बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। इसमें क्या होता है कि दोस्तों दार्शनिक शासक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसको कार्य सौंपेंगे और देखेंगे कि वो काम सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है। ये दार्शनिक शासक का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जिसके अंदर वो सभी व्यक्तियों को नीचे के जो दो अलग वर्ग हैं उन लोगों को उनका काम सौंपते हैं और ध्यान रखते हैं, देखते हैं कि वो काम सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है या कोई हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो आने वाले शासक हैं, जो व्यक्ति अभी दार्शनिक शासक की जो निर्माण की प्रक्रिया है उससे गुजर रहे हैं, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था की गई है उसका वो सही ढंग से संचालन करे कि वो चीज़ें सही ढंग से हों, ताकि आने वाले फ्यूचर के जितने भी भावी दार्शनिक शासक हैं वो अच्छे से काम करें और उनके अंदर वो सभी गुण होने चाहिए ताकि वह राज्य को सही ढंग से चला सके इन फ्यूचर। दोस्तों तीसरा पॉइंट है धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। इसमें दार्शनिक शासक का काम यही है कि वो धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेंगे और जितने भी विश्वास हैं उनको नियंत्रित करेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दार्शनिक शासकों पर कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिन प्रतिबंधों के अंदर रहकर उन्हें सभी कार्य करने हैं। दोस्तों जो प्लेटो का दार्शनिक शासक है वो पूरी तरीके से अमर्यादित है। वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ना जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ना जवाबदेही होता है। वे अपने ज्ञान और अपने विवेक के कारण शासक बनता है। दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि जो प्लेटो का दार्शनिक शासक है वो जनता के द्वारा तो नहीं चुना जाता और वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होता, उत्तरदायी नहीं होता।
और साथ ही साथ प्लेटो का ये भी मानना था कि उसे जनता के प्रति यानी लोकमत के प्रति उत्तरदायी बनाना बिल्कुल अप्रासंगिक है, क्योंकि जनता तो उसको चुन ही नहीं रही है, तो फिर वो जवाबदेही किस बात की। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं उसके ऊपर कौन से ऐसे प्रतिबंध थे जिनके अंदर रहकर उसे कार्य करना था, यानी दार्शनिक शासक को, जिसमें सबसे पहला है राज्य में धन और निर्धनता के प्रवेश को रोकना। प्लेटो का यह मानना था कि दार्शनिक शासक को ये देखते रहना पड़ेगा कि राज्य में निर्धनता तथा धन का प्रवेश तो नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। इसके अनुसार प्लेटो का यही मानना था कि राज्य की एकता को कायम रखने के लिए उसे राज्य की सीमा को न तो अधिक बढ़ाना चाहिए न ही कम करना चाहिए। ये उसके ऊपर एक प्रतिबंध था, यानी कार्य था उसको, जो कि उसे करना था। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है न्याय प्रशासन कायम रखना। इसके अंदर वे न्याय के सिद्धांत को बनाए रखे जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य का पालन करता रहे। दोस्तों प्लेटो ने जैसे कि बात की, दार्शनिक शासक का ये कार्य ज़रूरी है कि वो अन्य दो वर्गों के अंदर काम का विभाजन करे और उस पर नज़र रखे कि वो काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। जब वो उन चीज़ों पर नज़र रखता है और सभी लोग अपना अपना कार्य अच्छे से करते हैं और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तभी न्याय प्रशासन कायम रहता है, जो कि इसका कार्य था दार्शनिक शासक का। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है शिक्षा पद्धति बनाए रखना। दार्शनिक शासक को शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था, और उसे शिक्षा पद्धति का संचालन करना चाहिए लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दार्शनिक शासक के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कौन सी उसकी आलोचनाएं हुई हैं दार्शनिक शासक के सिद्धांत की, जिनमें कई सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए, जिनका सबसे पहले जानना ज़रूरी है। सबसे पहले विचारक है टॉयनबी। इनका मानना था कि प्लेटो के सिद्धांत में विरोधाभास है, क्योंकि दार्शनिक शासक कुशल शासक नहीं हो सकता, अर्थात शासन का सफल संचालन शक्ति के द्वारा होता है, दर्शन व ज्ञान के द्वारा नहीं। दोस्तों इसका मतलब यही है कि इनका मानना था कि प्लेटो के सिद्धांत में विरोधाभास है, क्योंकि दार्शनिक जो शासक होते हैं वो कुशल नहीं हो सकते, क्योंकि शासन का सफल संचालन करना शक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ना कि दर्शन व ज्ञान के द्वारा। कोई भी व्यक्ति ज्ञानी है, कुशल है, वो चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसके लिए शक्ति यानी कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कांट के अनुसार, कांट का मानना था कि राजा का दार्शनिक होना संभव नहीं है, ना वांछनीय, क्योंकि सत्ता का भोग स्वतंत्र निर्णय को भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि इनका मानना ये था कि जो भी दार्शनिक शासक है, कोई भी व्यक्ति है, वो दार्शनिक नहीं बना रह सकता, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सत्ता है वो शासक है, तो सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में है, तो वो कभी भी भ्रष्ट हो सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं पॉपर के अनुसार, प्लेटो ने अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु दार्शनिक शासक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि एक दार्शनिक होने के नाते वह भी शासक बनना चाहता था। प्लेटो एक दार्शनिक था, इसीलिए उसने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दार्शनिक शासक के सिद्धांत की बात की, ताकि वह भी शासक बन सके। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेबाइन के अनुसार, दार्शनिक शासक का जो सिद्धांत है वो प्रबुद्ध निरंकुशता का सिद्धांत है। इसका मतलब यही है कि जो दार्शनिक शासक है वो कभी भी निरंकुश हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत है वो निरंकुशता का सिद्धांत है। आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं अन्य आलोचनाओं के बारे में, जो उसकी आलोचनाएं हुई हैं, दार्शनिक शासक के सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, जिसमें सबसे पहला है निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। दोस्तों प्लेटो ने जो शासक को शासन की असीमित शक्तियाँ दे रखी हैं, उसी से उसने निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसका मतलब यही है कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक के सिद्धांत में दार्शनिक शासक को इतने सारे अधिकार दे रखे हैं, शक्तियाँ दे रखी हैं कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, काम बांट सकता है, उन पर नियंत्रण कर सकता है। तो इतनी सारी शक्तियाँ दे दी है जिसकी वजह से वो कभी भी निरंकुश हो सकता है। ये जो शासन है कभी भी निरंकुश शासन हो सकता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है नागरिकों की स्वतंत्रता। इसमें दोस्तों क्या है कि दार्शनिक शासक को सारी शक्तियाँ देकर बाकी के जो दो वर्ग हैं उनकी स्वतंत्रता, उनके स्वविवेक का अंत कर दिया है प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में। यानी दार्शनिक शासक के सिद्धांत के अंदर जो भी बाकी के दो वर्ग हैं उनकी जो स्वतंत्रता है उनका पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि प्लेटो का जो ये विचार है, ज्ञान के धनी तो कुछ ही व्यक्ति होते हैं, ये प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका मतलब यही है कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत के अंदर सभी लोगों को समान समझा जाता है, लेकिन जो प्लेटो का विचार है कि कुछ ही व्यक्तियों के पास विवेक और ज्ञान होता है और उन्हीं को शासन करना चाहिए, ये प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत और विरुद्ध है। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विरोधाभास से परिपूर्ण है ये। एक तरफ शासक को सारी शक्तियाँ दे दी हैं और दूसरी तरफ उस पर 4 प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। ये बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ उसको सारी शक्तियाँ भी दे दी, फिर उसके कार्य भी डिसाइड कर दिए और साथ साथ उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए कि आपको इस प्रतिबंधों के अंदर रहकर काम करना है।
इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है शासन के लिए आवश्यक विषय। दार्शनिक शासक को विधि, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन प्लेटो सिर्फ बात करता विज्ञान की। जैसे कि उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति के अंदर दार्शनिक शासक के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया है, उसके अंदर उन्होंने जब एक व्यवस्था की बात की कि वो विज्ञान के बारे में ज्ञान हासिल करेगा, लेकिन उसे विधि, इतिहास और अर्थशास्त्र जैसे अन्य विषयों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है एक दार्शनिक शासक को। इसके बाद दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट है काल्पनिक अवधारणा। दोस्तों कई विचारकों का मानना है कि जो ये दार्शनिक शासक के सिद्धांत है ये काल्पनिक अवधारणा है, क्योंकि आज के वक्त में निस्वार्थी व्यक्ति का मिलना बहुत असंभव है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है यानी व्यवहारिक जगत है जो उसमें निस्वार्थी व्यक्ति का मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, असंभव है। इसलिए जो ये धारणा बिल्कुल काल्पनिक है। सो दोस्तों इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।